हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रथम पेपर है उसकी तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम इकाई 3 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की राजनीति और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दो पार्ट दिए गए हैं। तो भाग अ, जिसका खंड अ कहता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति, और जो खंड ब है इसमें साथ में दिया है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो अभी हम इसमें देख रहे थे मध्य प्रदेश की राजनीति, और मध्य प्रदेश की राजनीति में हमने सबसे पहले पढ़ा था गो वंश प्रतिशत अधिनियम 2004। उसके पश्चात हमने पैसा एक्ट पढ़ा, पंचायत विस्तार अधिनियम 1996। फिर उसके पश्चात पढ़ा हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब हम चौथा और अंतिम अधिनियम पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990। यह अधिनियम है, ये इसमें इस पॉइंट बिंदु में हमारे पास 4 अधिनियम दिए हुए हैं, जिसमें से ये अंतिम अधिनियम रहेगा। इसके पूर्व के अधिनियम को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, जिसमें तीनों अधिनियम जुड़े हुए हैं। चलिए तो हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1990 की बात करते हैं। तो यह अधिनियम मुख्य रूप से भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 17 है और अनुच्छेद 21, इन दोनों को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990 जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, ये क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत करने की बात कहता है, जो छुआछूत से संबंधित है। एवं अनुच्छेद 21 जीवन और सम्मान का अधिकार देने की बात करता है। इन दोनों आर्टिकल को प्रभावी बनाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इससे पहले हमारे पास क्या था? तो इससे पहले हमारे पास मौजूद अधिनियम हुआ करता था एक नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जो कि कमज़ोर साबित हो रहा था। इसलिए हमें उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए और अत्याचारों को रोकने के लिए और विशेष न्यायालय की स्थापना करने के लिए एक अलग से अधिनियम लाने की आवश्यकता हुई। इस अधिनियम के समय किसकी सरकार चल रही थी? तो इस अधिनियम के समय राजीव गांधी जी की सरकार चल रही थी, और उनके द्वारा ये बिल को पेश किया गया। उस समय राष्ट्रपति की सहमति कब मिल रही? तो राष्ट्रपति की सहमति हमें मिल रही है राजीव गांधी की सरकार में 11 सितंबर 1990 में। 11 सितंबर 1990 को सहमति मिल गई, लेकिन लागू होते समय सरकार परिवर्तित हो गई और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में यह अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह अधिनियम हमारा पारित हो गया है 30 जनवरी 1990। इम्पोर्टेंट डेट है, पूछी जाएगी। 30 जनवरी 1990 को क्या हुआ? पारित हुआ। 1990 में तो यह आया था अधिनियम, लेकिन 90 में पारित हो गया। तो राष्ट्रपति की सहमति कब मिल रही है? राष्ट्रपति की सहमति मिल रही 11 सितंबर 1990 को, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में यह लागू किया गया है और पूर्णतः पारित कर दिया गया है 30 जनवरी 1990। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 30 जनवरी 1990 IMP डेट है, याद रख लेना। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1990 याद रखना, 30 जनवरी 1990 को यह अधिनियम क्या हो गया? पूर्णतः लागू हो गया। अब इसमें कुल अध्याय कितने हैं? तो हमारे पास इस अधिनियम में कुल अध्याय की संख्या है 5। अध्याय की संख्या हमारे पास 5 हो गई। और कुल धाराओं की संख्या है, कुल धाराओं की संख्या 23 धारा है। अधिनियम की संख्या तो इसमें हमारे पास 5 है, लेकिन धाराओं की संख्या, सॉरी, अधिनियम की संख्या हमारे पास 5, लेकिन धाराओं की संख्या कितनी है? हमारे पास 23 है। अध्याय 1 से लगाकर 2 तक है। अध्याय 2 कहाँ से? 3 से 9 तक। अध्याय 3 धारा 10 से लगाकर धारा 13 तक। अध्याय 4 धारा 14 से लगाकर धारा 15 2। अध्याय 5 इसमें 16 से लगाकर 23 तक। सभी अधिनियम का अध्याय जो होता है वो एक ही बात कहता है, प्रारंभिक। और धारा 1 भी समान रहती है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990।
कहाँ पर लागू होगा, विस्तार कहाँ है, तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। प्रारंभ कब हुआ, तो 30 जनवरी 1990 को। प्रारंभ 30 जनवरी 1990 को, ये इंपॉर्टेंट डेट। फिर धारा 2 में हमारे पास क्या दी गई, तो धारा 2 में हमारे पास दी गई परिभाषाएं। धारा 2 में हमारे पास परिभाषाएं दी गई, और परिभाषाएं हम देखते हैं एक एक करके। हम इंपॉर्टेंट आईएमपी परिभाषाएं देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, सब क्लोज भी बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन हम मुख्य जो है धाराएं वही याद करेंगे इसमें। तो धारा 2 का ए क्या कहता है, धारा 2 का ए कहता है अत्याचार की परिभाषा देता है, बताता है अत्याचार की परिभाषा। और अत्याचार की परिभाषा हमको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अर्थात धारा 3 के तहत दंडनीय जो कोई भी अपराध होंगे वो अत्याचार कहलाएंगे। तो इसकी परिभाषा देखने के लिए हम धारा 3 में जाएंगे, इसी अधिनियम की धारा 3 में। इसे हम आगे देखते हैं। धारा 2 के बी में क्या है, तो संहिता। संहिता की बात करी गई, कोड की बात करी गई, कोड। तो बी से याद कर लो, कोड, संहिता। संहिता का अर्थ है कि दंड प्रक्रिया कौन सी, तो सीआरपीसी की धाराओं के तहत कार्यवाही होगी इसमें। तो बी में संहिता की परिभाषा है। और धारा 2 में किसकी, बी में आश्रित की परिभाषा है। तो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बी। तो बी क्या होती है, तो आश्रित होती है। तो आश्रित की परिभाषा है, अर्थात पीड़ित व्यक्ति से संबंधित पति या उसकी पत्नी, माता पिता, सभी बालक, ये सब क्या कहलाएंगे, आश्रित कहलाएंगे, आश्रित की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। धारा 2(1) के बी सी में क्या है, तो बी सी में दिया आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा। इंपॉर्टेंट है आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा। दोनों आईएमपी परिभाषा है, एक तो आश्रित की परिभाषा और एक अपना आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा बी सी में। आर्थिक बहिष्कार अर्थात जो इस समुदाय से संबंधित व्यक्ति है उसको व्यवसाय करने से रोकना, या फिर उसे किसी लाभ लेने से रोकना, जो भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उससे वंचित कर देना, उनका आर्थिक सहायता कोई कर रहा है तो उसे मना कर देना, इस प्रकार से आर्थिक बहिष्कार कर दिया जा रहा है। धारा 2 के बी डी में क्या है, तो बी डी में अनन्य विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट की बात कर रहा है। अनन्य विशेष न्यायालय कौन सा अपना, तो बी डी में। और ये धारा कहाँ पर मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा धारा 14 में, आगे सब मिलेंगे। अनन्य विशेष न्यायालय भी मिलेगा और विशेष न्यायालय भी। तो जैसे कि बी डी में है अनन्य विशेष न्यायालय है, जबकि आगे जब डी धारा आएगी तो उसमें विशेष न्यायालय की बात हो जाएगी। तो अनन्य विशेष न्यायालय किसमें, तो बी डी में अनन्य विशेष न्यायालय की बात करिए, बी डी अनन्य विशेष न्यायालय। उसके पश्चात बी ई में वन अधिकार की बात करी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 में इसका वर्णन मिलेगा भैया, वन अधिकार अधिनियम देखना होगा हमें। बी एफ में किसकी परिभाषा है, तो हाथ से मेला उठाने के लिए कर्मचारियों के लिए अधिनियम बताया गया। हाथ से मेला उठाने की परिभाषा किस में दी गई है, तो बी एफ में दी गई। तो सीधा याद कर सकते हैं बी एफ से क्या हुआ, हाथ से मेला उठवाया, ऐसा करके ट्रिक से याद कर सकते हैं। और कर्मचारी अधिनियम इसका कौन सा लगता है, 2013 में अधिनियम बना दिया। बीजी हमेशा बिजी रहते हैं, तो लोक सेवक की परिभाषा दी गई। कौन बिजी रहता है, तो लोक सेवक हमेशा बिजी रहते हैं, तो लोक सेवक की परिभाषा दी गई बीजी में। अब ये बी के सब क्लॉज चल रहे थे, अब वापस चलिए, हमने ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया और बी के सब क्लॉज थे। अब हम पढ़ेंगे सी। तो धारा 2 का सी, तो धारा 2 के सी में क्या है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। अब इनकी परिभाषाएं कहाँ मिलेगी, ये इस परिभाषा के अनुसार, तो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 एवं खंड 25 के अनुसार इनकी परिभाषा देखना होगा हमें। इस धारा में अनुच्छेदों का वर्णन कर दिया है, उसके अनुसार हमारी परिभाषाएं मान्य होगी। तो संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 366 का खंड 24 में किसकी परिभाषा है, तो एससी की परिभाषा। 366 के 25 में एसटी की परिभाषा है। और अगर इनकी सूची की बात करें तो इसमें 341 की सूची में एससी की सूची मिलेगी और एसटी की सूची मिलेगी 342 में। लेकिन परिभाषा है 366 के खंड 24 और 366 के खंड 25 के अनुसार देखना पड़ेगा। अभी इसकी पहले चर्चा हुई थी कि धारा 2 बी डी में हमने क्या देखा, विशेष न्यायालय यहाँ पर है हमारे पास विशेष न्यायालय, जबकि इससे पहले ई डी था तो वहाँ पर अनन्य विशेष न्यायालय था। बी डी हमने जब देखा था पीछे तो उसमें अनन्य विशेष न्यायालय था, और यहाँ पर डी है तो यहाँ पर विशेष न्यायालय है, विशेष न्यायालय की चर्चा करी गई। अभी आगे क्लियर हो जाएगा कि अनन्य विशेष न्यायालय क्या होते हैं और विशेष न्यायालय क्या होते हैं। ई बी धारा 2 का ई और बी में क्या है, तो सामाजिक बहिष्कार,
इम्पोर्टेंट है सामाजिक बहिष्कार। तो धारा 2 का ई बी में सामाजिक बहिष्कार है। और वहाँ पर आर्थिक बहिष्कार तो धारा 2 के बी सी में, यहाँ पर सामाजिक बहिष्कार है ई बी में। और ई सी में पीड़ित की परिभाषा दी गई है। ई सी में मुख्यतः किसकी परिभाषा दी गई है? हमारे पास पीड़ित की परिभाषा दी गई है। अध्याय 2 देखेंगे हम, अत्याचार के अपराध। अध्याय 2 का नाम है अत्याचार के अपराध। अत्याचार के अपराधों के लिए दंड इस अधिनियम की सबसे बड़ी धारा है। ये कौन सी? धारा 3। तो धारा 3 क्या कहती है? अत्याचार के अपराधों के लिए दंड इस अधिनियम की सबसे बड़ी धारा धारा 3 को माना गया है। और इसी में दर्शाया गया है कि अत्याचार के लिए दंड क्या अपराध क्या होंगे और दंड क्या होंगे। दो चीज़ें की बात करेंगे, अत्याचारों के अपराध और दंड। तो धारा 3 का सब क्लोज 1 तो ये अपराधों को सूचित करेगा कि क्या कौन कौन से अपराध होंगे। तो जो एसटी एससी समुदाय के सदस्यों के सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं वो सब अपराध की श्रेणी में आएंगे। और इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे, क्या क्या अपराध की श्रेणी में उन्होंने शामिल करा है। हमारी मुख्य धारा हमारी धारा 3 है। धारा 3 के अंतर्गत हम देख रहे हैं अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। अत्याचार इसमें अपराध भी आ जाएंगे और उसके बाद में दूसरे सब क्लोज में हम दंड भी देखेंगे। 2 सब क्लोज है, 3(1) और 3(2). तो 3(1) में तो अपराध मिल जाएगा और 3(2) में हमें दंड मिलेंगे, दंड सिवाय। अब इसमें क्या क्या अपराध की श्रेणी में रखा है इन्होंने, देखते हैं। अलग अलग इसके पॉइंट दिए हैं धारा 3(1) के भी सब क्लोज में। तो 1 में पहला अखाद्य एवं ग्रहणात्मक उनको पदार्थ खिलाना पिलाने के लिए विवश करना, जबरदस्ती उनको अखाद्य पदार्थ खिलाना, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है वो खिलाना। उनके परिसर में या उनके पड़ोस में कूड़ा कचरा मल मूत्र फेंकना, पशु का शव फेंकना या घृणात्मक पदार्थों को फैलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। उनके कपड़े हटावाना, नग्न शरीर करके घुमाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। भूमि पर दोषपूर्ण उनकी कब्जा कर लेना, भूमि से बेदखल कर देना, उनको बंधुआ मजदूरी कराना, बलात्कार करवाना, मतदान करने से रोकना या फिर विशिष्ट व्यक्ति को मत देने के लिए विवश करना, मिथ्या या विद्वेषपूर्ण तंग करना, उनको झूठी कार्रवाई करना या उनके ऊपर मुकदमा चलवाने की बात करना, लोक सेवक को गलत सूचना देना उनके विरुद्ध, ये भी क्या आ जाएगा? अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर उन्हें अपमानित करना या डराना, उन्हें महिला का अनादर करना, अपमान करना, अनुचित तरीके से उन्हें छूना, पद पर रहते हुए महिला का यौन शोषण करना, किसी पद पर रहते हुए महिलाओं का यौन शोषण करना इससे संबंधित, उनके जल स्रोतों को गंदा करना, रास्ते में उनको रोकना या सार्वजनिक स्थान पर या मार्ग का उपयोग करने से उनको रोकना, जैसे मंदिरों इनमें आदि में प्रवेश करने से रोकना, कुएं से पानी भरने से रोकना, ये सार्वजनिक स्थान में आ जाएंगे। निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करना, उनके निवास स्थान को छोड़ने के लिए। तो ये धारा 3 का सब क्लोज 1 था जिसमें अपराध की बात थी। अब धारा 3 का सब क्लोज 2 है जिसके अंतर्गत दंडनीय अपराध की बात करी गई। यहाँ मतलब मुख्यतः दंड होगा, दंड की बात करी गई। अब देखते हैं इसमें भी धारा 3 के 2 के सब क्लोज में क्या क्या बातें करी गई है। तो झूठी गवाही पर या झूठे साक्ष्य गढ़ने पर दोषी को आजीवन कारावास या निर्दोष होने पर उन्हें फांसी होती है तो दोषी को भी फांसी दी जाएगी या मृत्युदंड दिया जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, यहाँ पर मृत्युदंड पूछा गया था कि जो अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990 इसके अंतर्गत अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है। तो अधिकतम दंड दिया जा सकता है, मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। कैसे? यदि SC ST के व्यक्ति के खिलाफ अपने गवाही दी और वो व्यक्ति निर्दोष था और उसे फांसी हो गई तो अब आपको भी फांसी दी जाएगी। इसका अर्थ ये होता है, या हमें भी फांसी दी जाएगी यदि हम उसके खिलाफ कुछ झूठी गवाही देते हैं। तो उसके पश्चात झूठी गवाही देने पर या उसे अगर उम्र कैद हेतु आपने झूठी गवाही दी है कि आपकी झूठी गवाही से सामने वाले को उम्र कैद होती है, तो झूठी गवाही देकर उम्र कैद की सज़ा दिलवाने पर दोषी को भी 6 माह से लगाकर 7 वर्ष तक का कारावास होगा
और उसके साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। कारावास के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। अग्नि या विस्फोटक पदार्थों से संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अगर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है विस्फोटक से तो 6 माह से लगाकर 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। अग्नि और विस्फोटक से पूजा स्थान या मानव निवास को नष्ट करने के लिए प्रयास किया गया है तो आजीवन कारावास और जुर्माना भी प्रावधान है इसमें। गंभीर अपराध है तो आईपीसी के तहत 10 वर्ष से अधिक सजा हो, उसमें सजा अनिवार्य आजीवन कारावास भी हो सकता है। यदि आईपीसी के तहत अगर कोई कार्रवाई होती है आप पर और वो व्यक्ति है सामने वाले, और अगर आपको 10 वर्ष से अधिक के सज़ा का उसमें आईपीसी में प्रावधान दिया गया है तो ये अधिनियम को भी लागू कर दिया जाएगा और सज़ा अनिवार्य करके आपको आजीवन कारावास तक का और जुर्माना भी प्रावधान कर दिया जा सकता है। साक्ष्यों को मिटाना या अपराधी को बचाने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति तो निर्धारित सजा के अनुसार दंड दिया जाएगा। यदि किसी ने अपराध कर दिया है और आपने अपराध नहीं करा लेकिन अपराधी का आप साथ दे रहे हो, उसके साक्ष्य को मिटा रहे हो, सबूतों को मिटा रहे हो, उसको रोक रहे हो या अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी दंड का प्रावधान है। लोक सेवक द्वारा अपराध जो स्वयं एसटी/एससी का नहीं है उस पर भी ये लागू होगा और निर्धारित जो दंड होगा उसमें कम से कम 1 वर्ष से अधिक सजा होगी, 1 वर्ष से कम का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है कि लोक सेवकों द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर दंड। यदि लोक सेवक अपने कर्तव्य से कार्य नहीं कर रहे हैं और वो भी भेदभाव कर रहे हैं तो उनके लिए भी दंड है। दोबारा अपराध करने पर धारा 5 कहती है कि दोबारा अपराध करने पर वर्धित दंड मतलब इन्हांस पनिशमेंट डबल कर दिया जाएगा। अभी 5 साल की सज़ा हुई थी, अगर आप पुनः दोबारा अपराध करो तो पुनः जाके उनका नाम लिया तो आप 10 साल का दंड दिया जाए। धारा 5 स्पष्ट करती है कि यदि दोबारा अपराध किया गया है तो वर्धित दंड इन्हांसमेंट पनिशमेंट दिया जाएगा, मतलब दोहरा दंड 2 बार नहीं, मतलब कि 5 और 5 10 साल कर दिया जाएगा। अगर जो भी दंड का प्रावधान था उसका डबल करके दिया जाएगा दंड। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है भारतीय दंड संहिता आईपीसी के कुछ प्रावधानों का ना लागू होना, कुछ प्रावधानों का यहाँ पर लागू होना है। अभी एक आएगा धारा जिसमें लिखेगा लागू ना होना, लेकिन भारतीय दंड संहिता आईपीसी के कुछ प्रावधानों का लागू होना। 5 प्रकार के दंड यहाँ पर बताए गए: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, फिर कारावास, संपत्ति कुर्क और जुर्माना आदि की बात करी गई है। धारा 7 कहती है कि कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति को समापन कर लेंगे, अपने अंडर में ले सकती है सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति को, कुर्क भी करवा सकती है संपत्ति को। धारा 8 कहती है कि अपराधों के बारे में उपधारणा, जैसे कि जमीन हड़पना, अत्याचार करना, ये उपधारणा के अंतर्गत है। धारा 9 कहती है शक्तियों का प्रदान किया जाना, राज्य सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए किसी भी अधिकारी को शक्तियां दे सकती है। धारा 9 यह कहती है। अध्याय 3 जो कि निष्कासन का प्रावधान करता है, अध्याय 3 में निष्कासन की बात होती है। अब निष्कासन अर्थात क्या? कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपराध करने की संभावना है किसी व्यक्ति पर तो उसे वहाँ से पहले ही हटा दिया जाएगा, तो वही निष्कासन की श्रेणी में आएगा। इसके लिए हमारे पास ये अध्याय पूरा कार्य करेगा और 10 से लगाकर 13 तक धाराएं इसमें दी गई है। अब धारा 10 क्या कहती है कि ऐसे व्यक्तियों को हटा देना जो अपराध करने की संभावना व्यक्ति को लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति अपराध कर सकता है तो उसे पहले ही वहाँ से हटा दिया जाएगा, धारा 10 के अंतर्गत। धारा 11 कहती है कि हटाए जाने वाले पर आदेश का पालन नहीं करा तो उसे पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उसे माप फोटो लेकर उसे वहाँ से बाहर भेजी जाएगा पुलिस द्वारा। धारा 12 कहती है कि हटाए गए व्यक्ति बिना न्यायालय की अनुमति के वापस आ जाता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और पुनः उसे बाहर भेज सकती है, धारा 12 कहती है। 12 मतलब कि पुनः आ गया था, बिना अनुमति के आ गया था। धारा 13 कहती है कि धारा 10 के उल्लंघन पर दंड भी दिया जा सकता है। अगर आपने ऐसे व्यक्तियों को हटाया नहीं गया, हटा दिया गया, फिर वो अपराध कर दिया, वहाँ से आ गए, तो इस पर 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, धारा 10 के उल्लंघन पर। फिर उसके बाद में इसमें व्यक्ति भी शामिल है धारा 10 के अंतर्गत और इसमें कर्मचारी भी शामिल है, इसमें
लोक सेवक भी शामिल है, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट आ जाएंगे धारा 10 के तहत। उन्हें भी हटाने का प्रावधान दिया जाएगा, तो तत्काल हटा दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट धारा है धारा अध्याय 4 इम्पोर्टेंट अध्याय है, और इसमें धारा 14। अब ये अध्याय 4 क्या कहता है, विशेष न्यायालय की बात करता है। अध्याय 4 विशेष न्यायालय, और धारा 14 विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की बात करती है। अब ये दोनों हम अंदर समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि विशेष न्यायालय क्या है और अनन्य विशेष न्यायालय क्या है। तो इन मामलों की सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापना की जाएगी, क्या है कि न्यायालय की। तो स्थापना कौन करेगी, तो न्यायालय करेगा। स्थापना राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनकी सहमति से प्रत्येक जिले में एक जो सत्र न्यायालय होता है उसे ही विशेष न्यायालय के रूप में सूचित कर दिया जाएगा या निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। जो जैसे कि वर्तमान में जो न्यायालय चल रहा है उसी न्यायालय को क्या कर दिया जाएगा, उस विशेष न्यायालय के रूप में सूचित कर दिया जाएगा कि ये इस प्रकृति के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। अब अनन्य विशेष न्यायालय क्या है, जहाँ पर मामलों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, तो वहाँ पर अगर मामले अधिक आ रहे हैं तो इन पे वजन ना देने के कारण या इनके मामले ना बढ़ाते हुए वहाँ पर एक विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय की घोषणा कर दी जाएगी, और इसी अधिनियम के वहाँ पर मामलों की सुनवाई होगी और अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना कर दी जाएगी। समय सीमा क्या है, तो इस धारा के अनुसार मामलों का निपटारा करने के लिए दाखिल होने का कितना, तो 2 महीने या 60 दिन के भीतर क्या होगा, उनको न्याय दिया जाना चाहिए। मामला अगर दाखिल हो गया तो उसे 60 दिन में निपटारा करना ही होगा, विशेष न्यायालय के अंतर्गत प्रावधान है। धारा 14 ये क्या कहती है, अपीलों के बारे में प्रावधान। विशेष न्यायालय में किसी आदेश के निर्णय के खिलाफ, जैसे कि विशेष न्यायालय या फिर जो भी हमारे इसके लिए बनाया गया था अनन्य विशेष न्यायालय, अगर यहाँ से मुकदमा खारिज कर दिया जाता है या पास कर दिया जाता है तो इसका जो भी प्रताड़ित व्यक्ति होगा या दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष हाईकोर्ट में इनके इस को चैलेंज कर सकता है और इसके खिलाफ वहाँ पर याचिका दायर कर सकता है। समय सीमा कितनी है, तो समय सीमा IMP है 90 दिन के अंदर भीतर विशेष कोर्ट में दायर की जा सकती है। दोनों जो याद रखना, एक तो हमारा दिया हुआ है 60 दिन या 2 महीने में हमें निपटारा करना पड़ेगा मामले को, और एक हमारा याचिका अगर लगानी है हाईकोर्ट में तो 90 दिन में लगा देना होगा। लेकिन विशेष स्थिति आ गई, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कुछ हो गया, पारिवारिक कारण हो गए, तो ऐसी स्थिति में वो बोले कि मेरे पास 90 दिन से ऊपर समय का प्रावधान है, तो यहाँ पर 180 दिन के अंदर लगाना पड़ेगा। विशेष स्थिति में 180 दिन के लिए। धारा 15 कहती है कि विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। जो अनन्य विशेष लोक अभियोजक भी हो सकते हैं, इन्हें कौन नियुक्त करेगा, तो इन्हें सरकार नियुक्त करेगी। जो पीड़ित को न्याय दिलाने का मुख्य इनका कार्य होगा, जो ये अधिकारी होंगे इस अधिनियम के तहत इनका मामला देखेंगे, समझेंगे और साथ ही इनको पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे, यदि बात करी गई। धारा 15 ये कहती है कि पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारी 2015 में जोड़ी गई है। धारा 2015 में 15A जोड़ी गई है। अब इसमें क्या बोला गया है, इस धारा के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पीड़ितों और गवाहों को सुरक्षा दे, उनका आने जाने का खर्चा दे तथा उनको राहत सुविधाएं दे, साथ ही उनके मामलों की पूरी उन्हें जानकारी दे। अर्थात वो जो भी मामला चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, उन्हें पूरी जानकारी दे, उसकी समझाइश दे कि क्या मामला चल रहा है। अध्याय 5 में हमारा विविध आ जाता है मिसलेनियस, जो धारा 16 से लगाकर धारा 23 तक है। तो क्या कहती है, धारा 16 कहती है कि राज्य सरकार किसी पर भी सामूहिक जुर्माना लगा सकती है। मतलब कि यहाँ पर जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसे एक व्यक्ति ने नहीं प्रताड़ित करा, किसी बड़े समूह द्वारा प्रताड़ित कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया, दखल दिया गया, अपमानित कर दिया गया है, तो सामूहिक जुर्माने की बात करती है यहाँ पर। धारा 17 क्या कहती है, तो धारा 17 कहती है निवारक कार्यवाही। अगर अत्याचार की संभावना लग रही है तो उसे पहले ही वहाँ से प्रवण क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा उस क्षेत्र में, और व्यक्तियों की ऐसे नियुक्ति कर दी जाएगी या अधिकारियों की या पुलिस बल की जो अपराध होने से पहले ही उसे रोके, तो उसे कहा जाएगा निवारक कार्रवाई। जैसे निवारक नज़रबंद, पहले से ही नज़रबंद कर दिया जाता है कि वो अपराधी अपराध न कर पाए, तो इसी प्रकार से ऐसा क्षेत्र भी घोषित कर दिया जाएगा। धारा 18 कहती है कि CRPC की धारा जो 438 का लागू ना ही होना। धारा 18 कहती है कि जो CRPC की धारा है, CRPC की धारा क्या कहती है, तो CRPC की धारा ये कहती है कि अग्रिम जमानत हो सकती है, लेकिन ये अगर धारा 18 के तहत तो ये मामला बन रहा है या इस अधिनियम के तहत मामला बन रहा है,
तो इस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। साथ ही ये धारा 38 जो 438 है यहाँ पर लागू नहीं होगी। धारा 18A 2018 में संशोधन करके इसे ऐड करा गया था। 18A को 2018 में करा गया था और 15A को 2015 में करा गया था। तो 18A को 2018 में संशोधन करके ऐड करा है और इसमें लिखा है कि FIR सीधे दर्ज कर दी जा सकती है व्यक्ति पर, और गिरफ्तारी भी सीधे करी जा सकती है, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर दिया जा सकता है। धारा 19 कहती है कि परिवीक्षा का लागू ना होना। कहने का अर्थात ये होता है कि धारा 19 के तहत कि अच्छे आचरण के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसे कि सामान्य न्यायालय होता है कि कोई व्यक्ति ने कई सालों तक अपराध नहीं करा, अच्छा समाज सेवी का कार्य कर रहा था और उससे अपराध हो गया, तो सामान्य न्यायालय अच्छे आचरण के आधार पर उसे छोड़ देता है कि दोबारा अपराध नहीं करना, समझाइश दे के। लेकिन अगर इस अधिनियम के तहत मामला आ जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण निरोधक अधिनियम के तहत आता है कानून, तो फिर व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा इसमें। लेकिन शर्त है कि 18 वर्ष से आयु अधिक हो, कम 18 वर्ष से कम है तो बच्चे को फिर छोड़ दिया जाएगा। धारा 20 क्या कहती है, यदि टकराव होता है तो ये अधिनियम मान्य होगा। धारा 21 कहती है कि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार का कर्तव्य है। धारा 22 कहती है कि सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई पर अधिकारियों का मतलब संरक्षण कर रही है धारा, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई। जैसे किसी अधिकारी ने कार्रवाई करी, किसी ने उसके ऊपर ही उल्टा आरोप लगा दिया, अधिकारी को फंसाना चाह रहे, तो ये धारा के तहत अधिकारी को सुरक्षा कवच बन जाएगी। धारा 23 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है धारा 23 के तहत। तो यह अधिनियम हमारा समाप्त होता है। इसमें परिभाषाओं से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। साथ ही जो लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को, ये डेट याद रखना है। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको सूचना मिल जाए। थैंक यू।